फाइनली एक बार फिर से आप लोगों के सामने आ चुका हूं और लेकर आ गया हूं सामाजिक विज्ञान के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखो स्टूडेंट, इस वीडियो को देख करके आप लोग 7 मार्च को धमाल मचाने वाले हो, ठीक है। एक भी प्रश्न आप लोग नहीं छोड़ोगे जब आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लोगे, क्योंकि आपकी मैराथन वीडियो होने वाली है और एक ही वीडियो में आप लोग सब कुछ अपना कंप्लीट करने वाले हो। क्योंकि यहाँ पर हम स्टूडेंट सभी के सभी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं, सभी के सभी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरी प्रश्न लेकर आए हैं, सभी के सभी इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरी प्रश्न लेकर आए हैं। तो देखो, आप लोगों के पास समय कम बचा है। आप लोगों के पास ओनली मात्र आपका जो पेपर है 7 मार्च को आपका पेपर है सामाजिक विज्ञान का, है ना। तो आप लोगों के पास समय बहुत कम बचा है। तो मैं आज की इस वीडियो में मैं उन प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे, 100% आपके पेपर में पूछे जाएंगे। आप लोग सिर्फ इन्हीं प्रश्नों को तैयार करके जाना, आप लोग अलग से कुछ भी मत पढ़ना, सिर्फ आप लोग इन्हीं प्रश्नों को पढ़ करके चले जाना। पेपर देने आप लोगों को हो आपको यही प्रश्न पेपर में रखे हुए मिलेंगे जो मैं आज की इस वीडियो में मैं कराने वाला हूं। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को कराऊंगा जितने भी इंपॉर्टेंट आपके पेपर में पूछे जाएंगे सभी के सभी बहुविकल्पी प्रश्न पहले तैयार करो और यही बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, ठीक है, जितने मैं कराने वाला हूँ। और लास्ट में मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछूंगा, उस प्रश्न का आप लोगों का मुझे जवाब देना है। तो हमको यही जानकारी हो जाएगी कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है ना। देखो, सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। ये प्रश्न देखो बोर्ड में 7 से 8 बार पूछा जा चुका है, तो लगातार ये प्रश्न आ रहा है और इस बार जरूर आएगा। तो जिन बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर नहीं याद है वो लोग इस प्रश्न को जल्दी से याद कर लें। और आप लोग क्या करें, जल्दी से अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, ठीक है। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, जो प्रश्न आप लोगों को नहीं आ रहा हो आप लोग तुरंत उस प्रश्न को कॉपी में नोट कर लो। और बाद में, क्योंकि ये प्रश्न वो हैं जो पेपर में होबहू पूछे जाएंगे और जरूर आएंगे, 101% आपको यही प्रश्न मिलेंगे पेपर में। घबराना नहीं आपको बिल्कुल। और क्योंकि मैं जो प्रश्न आपको कराऊंगा सिर्फ वही प्रश्न आने वाले हैं पेपर में। किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? नंबर ए ऑप्शन दिया है गुजरात में, बी ऑप्शन दिया झारखंड में, सी ऑप्शन दिया राजस्थान में, डी ऑप्शन दिया बिहार में। पूरा आप लोगों को विश्वास करना है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। इस वीडियो को आप लोग 2 से 3 बार देखो और अपने सभी नंबर अपने अचीव करो। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। और लास्ट में मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आप लोगों को मुझे उत्तर में जवाब देना है, तो हमको ये जानकारी हो जाएगी कि आप लोगों की तैयारी किस तरह से चल रही है। देखो, अगला प्रश्न है, एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। ये भी 4 से 5 सालों से लगातार प्रश्न आ रहा है जिसको कोई रोक नहीं पा रहा है और जरूर पूछा जाएगा इस बार। देखो कि एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, बहुत पूछा जाता है पेपर में। काली मिट्टी है, पीली मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, सीमेंट मिट्टी है। 4 ऑप्शन आपको सामने है। देखो, काली मिट्टी आपका ये एक मिट्टी का प्रकार होता है, पीली मिट्टी ये भी एक मिट्टी का प्रकार होता है, लेटराइट ये भी एक मिट्टी का प्रकार है, लेकिन सीमेंट जो है सीमेंट एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो सीमेंट आपका गलत हो जाएगा। ये प्रश्न आपको दोनों के दोनों प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे। मेरा वादा है आप लोग इन दोनों के दोनों प्रश्नों को तैयार करो, जरूर आपको मिलेंगे। दोनों के दोनों प्रश्न आपको पेपर में रखे हुए मिलेंगे, ऐसे ही रखे हुए मिलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 3 को देखो, कौन सी एक रबी की फसल है? कौन सी एक रबी की फसल है? देखो, कौन सी रबी की फसल है? मैं देखो आप लोगों के पास समय मात्र ओनली अब आपके पास से 15 दिन बचे होंगे। 15 दिन आपका बचा है। किसका 15 दिन बचा है? सामाजिक विज्ञान का पेपर होने में। तो हम उन प्रश्नों को लेकर आए हैं जो सिर्फ पूछे जाएंगे, यानी कि ये इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप लोग इतना ही तैयार करो बस। आप लोगों के पास समय कम है, ठीक है। तो मैं समय कम है इसीलिए मैं इतने प्रश्न लेकर आया हूं ताकि आप लोग इतने ही प्रश्न पढ़ करके आप लोग अपना स्कोर यानी कि 70 में आप लोग 60 नंबर इसी वीडियो से कंप्लीट कर लो। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं। देखो, अब देखो इस प्रश्न को पहले पढ़ेंगे कि रबी की फसल कौन सी है। तो रबी की फसल कौन सी है? ए ऑप्शन दिया धान, धान एक खरीफ की फसल हो जाएगी। और बी ऑप्शन दिया आपका गेहूं, सी ऑप्शन दिया काला चना, डी ऑप्शन दिया कपास। तो इसका राइट आंसर नोट करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। तो गेहूं देखो ये प्रश्न जरूर आएगा, सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो संघीय राज्य बताने हैं। तो भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो ए ऑप्शन दिया है 27, बी ऑप्शन दिया है 28, सी ऑप्शन दिया है 29 और डी ऑप्शन दिया है 30। तो बताना है कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 30 जो है। भारत में कुल 30 संघीय राज्य हैं, तो इसको नोट करो। भारत में कुल 30 संघीय राज्य हो जाएंगे।
तो देखो जरूर आप लोग इस वीडियो को देख करके अपना एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। सामाजिक विज्ञान की मैं गारंटी ले रहा हूँ, आप लोग इसी वीडियो को देख करके आप लोग अपना एक भी नंबर नहीं छोड़ने वाले हो। ठीक है, अगला देखो प्रश्न कि ये देखो अनुसूची से उठाया गया है कि संविधान की 8वीं अनुसूची, जो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है ये बताना है। तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उस अनुसूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है। ए ऑप्शन दिया 20 भाषाओं को रखा गया, बी ऑप्शन दिया 29 भाषाओं को रखा गया, सी ऑप्शन दिया 22 भाषाओं को रखा गया, डी ऑप्शन दिया 23 भाषाओं को रखा गया। तो ये प्रश्न जब आपके पेपर में आएगा, ये प्रश्न जब आपके पेपर में आएगा तो आप लोगों को 22 सही करना है, 22 को सही करना, 22 ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल पूछा जाएगा, आप लोगों को 22 ऑप्शन को सही करना है। ठीक है, अगला देखो प्रश्न नंबर 6 को देखो। प्रश्न नंबर 6 को देखो, सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहा हूं, यहां से एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाने वाला है कि किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है। तो अब देखो किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है। ए ऑप्शन दिया बिहार में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है, बी ऑप्शन दिया है कि केरल में पाई जाती है, कि मध्य प्रदेश में पाई जाती है, कि पश्चिम बंगाल में। कहाँ के किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है। तो जब आपसे ये प्रश्न अगर पूछ लिया जाए, वैसे पूछा तो जाएगा, तो केरल आप लोग सही करेंगे, केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो केरल में सबसे अधिक साक्षरता दर पाई जाती है। तो आप लोग देखो कॉपी पेन लेकर बैठो और हम आपसे यह करेंगे आप लोग नोट्स मत बनाना, नोट्स मत बनाना। जो प्रश्न आपको नहीं याद है आप लोग उस प्रश्न को कॉपी में नोट करो और 2 से 3 बार उस प्रश्न को पढ़िएगा, आप लोगों को जरूर याद हो जाएगा। 3 से 4 बार जब आप लोग उस प्रश्न को पढ़ेंगे तो आप लोगों को जरूर याद हो जाएगा, क्योंकि ये जो समय है आप लोगों का रिवीजन करने का समय है और आप लोग अपना रिवीजन करिए। ठीक है, जितना आप लोगों ने पढ़ा है, एक साल में आप लोगों ने जितना पढ़ा है आप लोग उतना रिवीजन करिए। जैसे आपका मान लीजिए 22 फरवरी को आपका पेपर है, हिंदी का पेपर है, तो आप लोग हिंदी के पेपर है आपका 22 फरवरी को, तो आप लोग जितना चाहो उतना हिंदी को पढ़ सकते हो, शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा का पूरा डेली का डेली पढ़ो। तो इससे क्या होगा, आप लोगों का जो परसेंटेज है अच्छा जाएगा। जहाँ पर आपके 70% आ रहे होंगे वहाँ पर आपके 90% आ जाएंगे। तो जितना आप लोग रिविजन करें उतना अच्छा है। अगला देखो कि कौन सा एक विकसित देश है, कौन सा एक विकसित देश है। ए ऑप्शन दिया भारत है, बी ऑप्शन दिया ब्राजील है, सी ऑप्शन दिया फ्रांस है, डी ऑप्शन दिया बांग्लादेश है। तो कौन सा एक विकसित देश का नाम बताना है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया विकसित देश का नाम बताना है। तो देखो विकसित देश कौन सा हो जाएगा। नंबर ए ऑप्शन दिया भारत, बी ऑप्शन ब्राजील, तो फ्रांस आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रांस राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है आपका, रिजर्व बैंक कैसा रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक। देखो इस जगह पर देखो भारतीय रिजर्व बैंक की जगह पर वो आरबीआई भी कर सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को भ्रमित नहीं होना है। तो आरबीआई या फिर कहे या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहे या फिर भारतीय रिजर्व बैंक कहे, इसका मतलब एक ही होता है, वरना आप लोग भ्रमित हो जाएंगे कि मैंने तो भारतीय रिजर्व बैंक पढ़ा था और यहाँ पर आरबीआई लिख के आ गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को भ्रमित नहीं होना, लेकिन प्रश्न जरूर आएगा इस बार। देखो 2024 में जरूर आएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। 1935 में हुई थी, कि 1945 में हुई, कि 1955 में हुई थी, कि 1965 में हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में और प्रश्न नंबर 9 के बारे में। देखो प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 9 को देख लेते हैं। बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पेपरों में आता है। देखो उदारीकरण की शुरुआत कब हुई, उदारीकरण की शुरुआत कब हुई, भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुई। ए ऑप्शन दिया है 1991 में हुई, बी ऑप्शन दिया है 1989 में हुई, सी ऑप्शन दिया है 1995 में हुई, डी ऑप्शन दिया 1960 में हुई। तो भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में उदारीकरण की जो शुरुआत हुई थी वो 1991 में हुई थी। तो इसको याद रखेंगे, देखो जरूर आएगा इस बार। आप लोग इस प्रश्न को जरूर याद करो। ठीक है, सभी के सभी प्रश्नों को याद करो। एक भी अगर प्रश्न छूट जाए तो स्टूडेंट आप लोग गारंटी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, एक भी प्रश्न आपका नए पेपर में छूटेगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद। अगला प्रश्न देखो कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। ये देखो प्रश्न कि जो आपका विश्व व्यापार संगठन है, जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई है ना। तो
तो प्रश्न आपके पेपर में बनने वाला है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ज़रूर बनेगा, क्योंकि 4 से 5 सालों से लगातार ये प्रश्न आ रहा है पेपरों में, तो इस बार जरूर आएगा। देखो पहला ऑप्शन दिया है 1 जनवरी 1993 में हुई, बी ऑप्शन दिया है कि 1 जनवरी 1990 में हुई, सी ऑप्शन दिया 1 जनवरी 1995 में हुई, डी ऑप्शन दिया 1 जनवरी 1985 में हुई। तो ये देखो प्रश्न है आपका, देखो कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 1995 में हुई थी। तो इसको तैयार करो और फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में। प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं एक प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, तो आप लोग मुझे इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट में करके बताएं, ठीक है। और इससे मुझे ये पता होगा कि हाँ बच्चों की तैयारी अच्छी चल रही है और वो अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आप लोग मुझे प्रश्न नंबर 11 का आंसर मुझे कमेंट में करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 82 1982 दिया, 1985 दिया, 1984 दिया, 1986 दिया है। जल्दी से अभी से ही कमेंट कर दो, ठीक है, अभी तुरंत कमेंट कर दो इसका राइट आंसर क्या होगा। फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में। प्रश्न नंबर 12 को देख लें कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस, इस प्रश्न को देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। ए ऑप्शन दिया 1788 में हुई थी, बी ऑप्शन दिया 1789 में हुई थी, सी ऑप्शन दिया 1790 में हुई थी, डी ऑप्शन दिया 1787 में हुई। तो हमसे पूछा गया कि जो फ्रांस की जो क्रांति हुई वो कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में हुई थी। तो ठीक है, इस प्रश्न को आप लोगों को याद होगा। ये प्रश्न सिर्फ आप लोगों को रिवीजन करना है, ठीक है। जितने मैं प्रश्न आप लोगों को बताता जाऊं उन प्रश्नों को आप लोगों को कॉपी में लिख लेना है ना, और 2 से 3 बार कॉपी में लिखना है, अपने आप याद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो कि फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना, फ्रांस में गणतंत्र की जो घोषणा जो है वो किस वर्ष हुई, इसका मुझे आंसर बताना है। ए ऑप्शन दिया 1815 में हुई, बी ऑप्शन दिया 1848 में हुई, सी ऑप्शन दिया 1830 में हुई और डी ऑप्शन दिया 1871 में हुई। तो भारत में फ्रांस में देखो, फ्रांस लिखा है, फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। तो राइट आंसर नोट करेंगे 1848 में हुई। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर अगला। देखो प्रश्न नंबर अगला देखो, प्रश्न नंबर 14 के बारे में बात करते हैं कि ऑटो वन बिस्मार्क किस देश का निवासी था, या फिर कह सकते किस देश का था। तो देखो वो प्रश्न को घुमा भी सकता है, प्रश्न को घुमा सकता है कि वो कुछ भी कर सकता है, किस देश का था, किस देश का निवासी था, क्या कहाँ रहता था, ठीक है। तो वो कुछ भी कर सकता है, इस प्रश्न में कुछ भी कर सकता है, लेकिन आप लोगों को भ्रमित नहीं होना है कि ऑटो वन बिस्मार्क किस देश का था। तो आप लोग कहेंगे मैंने तो पढ़ा था किस देश का था और वहाँ लिख कर आ गया किस देश का निवासी था, किस देश का रहने वाला था। तो आप लोग भ्रमित हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को भ्रमित नहीं होना है। और देखो मैं यहाँ पर 4 ऑप्शन बता रहा हूँ। ए ऑप्शन दिया आपका इटली, बी ऑप्शन दिया है जर्मनी, सी ऑप्शन दिया फ्रांस और डी ऑप्शन दिया ब्रिटेन। जो ऑटो वन बिस्मार्क जो था इसका संबंध किस देश से था, या फिर ये किस देश का था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, ये जर्मनी का था। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 15 को देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 15 कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। तो देखो इस वीडियो में आप लोगों को वही प्रश्न मिलेंगे जो पेपर में पूछे जाएंगे और इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। और अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 15 हमसे कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, है ना। 1920, 1922 दिया है, 1930 दिया है और 1942 दिया है। तो अगर हम इसके आंसर के बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1930 में। देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से लिया गया है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से लिया गया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1930 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, जलियांवाला बाग से प्रश्न उठाया है मैंने, और देखो जलियांवाला बाग से प्रश्न उठाया है। ये अब देखो इसका प्रश्न नंबर 16 है कि जलियांवाला बाग की घटना कब शुरू हुई। जो जलियांवाला बाग की जो घटना हुई वो कब शुरू हुई, जिसमें से आप लोग सबसे पहले 4 ऑप्शन देखेंगे। 8 अप्रैल 1930, 13 अप्रैल 1919,
10 अप्रैल 1919, 25 अप्रैल 1919। तो जलियांवाला बाग की जो घटना जो है वो कब हुई थी? तो देखो इसका राइट आंसर नोट करेंगे, 13 अप्रैल 1919 में हुई थी जलियांवाला बाग की घटना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसको तैयार करो। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न को नहीं तैयार किया वो लोग तैयार करें, क्योंकि जरूर आएगा आपके पेपर में वाला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 17 के बारे में बात करते हैं कि प्रश्न नंबर 17 देखो बहुत सरल प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है और हर बच्चे को इस प्रश्न का उत्तर पता होगा। हर बच्चे को इस प्रश्न का उत्तर पता होगा कि भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो सभी के सभी बच्चे एक तरफ से कमेंट में करके बताएंगे। तो वैसे सभी के सभी बच्चों को इसका आंसर पता होगा। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 सितंबर को मनाते हैं। तो 5 सितंबर को मनाया जाता है, भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। लेकिन बहुत पूछा जाता है, पेपर में बहुत आता है प्रश्न। अगला देखो प्रश्न नंबर 18 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 कि आर्थिक महामंदी जो है, जो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ए ऑप्शन दिया 1919 में हुआ, बी ऑप्शन दिया 1929 में हुआ, सी ऑप्शन दिया 1924 में हुआ, डी ऑप्शन दिया 1934 में हुआ। तो भारत में आर्थिक महामंदी की जो शुरुआत हुई तो किस वर्ष हुआ, या फिर प्रारंभ, या फिर देखो यहाँ पर प्रारंभ की जगह पर शुरुआत भी कर सकता है। ठीक है, शुरुआत। तो आप लोगों को भ्रमित नहीं होना है, वो एग्जामिनर प्रश्न में कुछ भी हेर फेर कर सकता है, तो आप लोगों को उससे डरना नहीं है। आप लोग कहेंगे कि मैंने तो प्रारंभ पढ़ा था, यहाँ पर शुरुआत लेके आ गया है ना, तो आप लोगों को इसीलिए कुछ भी अपना भ्रमित नहीं होना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929। तो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 19, ये महात्मा गांधी से लिया गया है। जो महात्मा गांधी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए, तो ये बताना है महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस कब लौटे, है ना, कब आए, कब लौटे, या फिर महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब आए। तो एग्जामिनर कुछ भी प्रश्न में कर सकता है, लेकिन आप लोगों को डरना नहीं है। आप लोग कहेंगे कि मैंने पढ़ा था महात्मा गांधी अफ्रीका से कब आए और वहाँ पर लिख गया कि भारत में कब आए। ठीक है, तो आप लोगों को डरना नहीं है। ठीक, अगला देखो, इसका देखो ए ऑप्शन दिया 1914, बी ऑप्शन दिया 1915, सी ऑप्शन दिया 1918, डी ऑप्शन दिया 1919। लेकिन मैं जितने प्रश्न करा रहा हूँ ना, इतने प्रश्न आप लोग अगर तैयार कर लेते हो तो आप लोग 20 में से 18 नंबर अपने ऐसे ही कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, कम से कम 18 नंबर आपके इसी वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। और अभी मैं आप लोगों को सभी के सभी देखो 18 नंबर ये हो गए, फिर आपका बचा क्या, लघु उत्तरी प्रश्न, वो भी मैं अभी कराने वाला हूँ, और दीर्घ उत्तरी प्रश्न वो भी मैं अभी कराने वाला हूँ। तो सब कुछ मैं आज की इस वीडियो में कराने वाला हूँ, क्योंकि आपके पास समय कम है। तो आप लोग एक ही वीडियो से अपने 70 में कम से कम आप लोग 70 में 65 नंबर अपने इसी वीडियो से लाओ, मेरा ये गारंटी है। अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1915 हो जाएगा। 1915 में महात्मा गांधी अफ्रीका से लौटे। और 20वां ऑप्शन देखो कि करो या मरो का नारा किसने दिया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि करो या मरो का जो नारा दिया था वो किसने दिया था। वैसे 2-4 बच्चे ही होंगे जिनको इसका आंसर नहीं पता होगा, वैसे तो सबको इसका आंसर पता होगा। ठीक है, लेकिन आप लोग यह समझ रहे होंगे कि ये प्रश्न बहुत सरल है। हाँ सरल है, लेकिन पेपरों में बहुत आता है। ठीक है, बहुत आता है। ये मान लीजिए कि हर साल पूछा जाता है ये। ठीक है, हर साल पेपर में आता है ये वाला प्रश्न। तो आप लोगों को इस प्रश्न को जरूर तैयार करना है। ठीक है, हर साल आता है। सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं और महात्मा गांधी हैं। तो महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। चलो अब बात करते हैं। देखो स्टूडेंट, ये आपके थे कौन से, ये आपके थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। अब हम बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न जो कि पेपरों में आएंगे। ठीक है, पेपर में आएंगे आपको होबरू यही प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, जो मैं अभी कराने वाला हूँ। तो देखो अभी हमने बात की ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब बात करने वाला हूँ सभी के सभी इंपॉर्टेंट। तो चलो अब बात करते हैं। मेरा पहला देखो प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न देखो मेरा क्या कह रहा है कि कृषि की 3 समस्याओं को बताना है। कृषि की 3 समस्याएं बतानी है और ये आपका प्रश्न नंबर 1 है। तो आप लोग पहले इस प्रश्न को पढ़िए, 2 से 3 बार पहले आप लोग इस प्रश्न को पढ़िए, और क्योंकि ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके पेपर में आने की संभावना है। तो चलो बात करते हैं कि कृषि की 3 समस्याएं बतानी है कि कृषि की 3 समस्याओं का उल्लेख करो।
देखो ये प्रश्न 2018, 2020 और 2022 लगातार वर्षों से आ रहा है, लेकिन ये प्रश्न, इस प्रश्न को जब आप अपने क्वेश्चन बैंक या फिर आपके पास कोई किताब होगी, जब आप लोग इस प्रश्न को किताब से याद करेंगे, जब आप इस प्रश्न को किताब से याद करेंगे तो मैं गारंटी ले रहा हूँ आप लोग इस प्रश्न को किताब से नहीं याद कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि किताब में बहुत कठिन तरीके से उत्तर लिखे इनके, आप लोग कहेंगे कि मैं तो इनको याद ही नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ अगर आप लोग इस प्रश्न को, अगर आप लोग जैसे मैं पढ़ाऊँगा, आप लोग अगर वैसे अगर आप लोग तैयार कर लेंगे ना, गारंटी ले रहा हूँ आप लोग भूलोगे नहीं, एक भी बिल्कुल नहीं भूलोगे, ठीक है। एक बार ही पढ़ोगे, एक बार में ही आपको याद करा देंगे ये वाला प्रश्न, और मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको एक प्रश्न जरूर पेपर में रखा हुआ मिलेगा, ऐसा ही रखा हुआ मिलेगा जैसा यहाँ पर लिखा है, ठीक है। बिल्कुल यही प्रश्न आपको सेम टू सेम यही प्रश्न आपको पेपर में मिलेगा 7 मार्च को। तो आप लोगों को जरूर तैयार करो इस प्रश्न को, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न है और यहाँ पर 4 नंबर की बात है, ठीक है। तो इसको जरूर तैयार करो। देखो आंसर यहाँ पर लिखेंगे और लिखेंगे कृषि की 3 समस्याएं इस प्रकार हैं। कृषि की 3 समस्याएं इस प्रकार हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर देखो सबसे पहले पढ़ना है बढ़ती जनसंख्या, है ना। तो जो जनसंख्या जो बढ़ रही है लगातार, जो भारत में जो जनसंख्या बढ़ रही है ना, तो उसका कहीं ना कहीं कृषि पर प्रभाव पड़ रहा है। जो भारत में जो जनसंख्या बढ़ रही है, जो आप देखो जनसंख्या जैसे बढ़ती जाएगी वैसे क्या होगा कि जो कृषि की जो भूमि जो होगी वो घटती चली जाएगी, क्योंकि घर बनते चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो खेतों का जो आकार है वो छोटा होता चले जाएगा। तो देखो कितने सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को याद करा दिया है। आप लोग पेपरों में चाहें तो आप लोग इसको बना कर लिख सकते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि खेतों का आकार छोटा होता जा रहा है, इससे बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आ रही हैं और फसलों के उत्पादन में कमी होती जा रही है। तो इस तरीके से आप लोगों को बना कर लिख देना है, ठीक है। अब बढ़ती जनसंख्या पर, इस पर तो आप लोग बहुत ही अच्छे से लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 समस्याएं पूछी गई हैं पेपर में। देखो कि कृषि की 3 समस्याओं को लिखना है। तो पहली समस्या क्या है, बढ़ती जनसंख्या। सबसे पहले पढ़ेंगे कि बढ़ती जनसंख्या में सबसे पहले क्या है कि यह कृषि की सबसे बड़ी समस्या है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि सबसे बड़ी समस्या कौन है, तो बढ़ती जनसंख्या जो है यह सबसे बड़ी जनसंख्या हो जाएगी। देखो आज के समय में क्या हो रहा है कि खेतों का जो आकार है वो छोटा होता जा रहा है ना। खेतों का आकार छोटा होता क्यों जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है और दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं कि खेतों का आकार छोटा होता चला जा रहा है, घर बनते चले जा रहे हैं। तो देखो जिससे क्या हो रहा है कि जिससे अनाजों के उत्पादन में भी कमी होती जा रही है। देखो कितना सरल तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और आप लोग जब इसको पेपर में वहाँ पर विद्या या फिर आप लोग अपनी किताब से याद करेंगे तो आप लोगों को याद करने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। वहाँ पर बहुत कठिन अक्षर लिखे होंगे, आप लोगों को उनका मतलब नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए मैंने इस प्रश्न को इसलिए लिखा है ताकि आप लोग बहुत ही सरल तरीके से आप लोग इसको याद कर सकें। अनाजों के उत्पादन में कमी होती जा रही। देखो और आगे बात करते हैं कि भारत की बढ़ती जनसंख्या के साथ अनाजों और दालों के लिए बोया गया क्षेत्र वो भी कम होता जा रहा है। देखो अगर अनाजों के उत्पादन में अगर कमी होगी तो क्या होगा कि जो क्षेत्र है, जितना क्षेत्र है उस क्षेत्र में भी कमी होती चली जाएगी और धीरे धीरे क्या होगा कि फसलों के उत्पादन में हो सकता है आने वाले समय में कि फसलों की पैदावार भी बहुत कम हो जाए, ठीक है। तो ये पहली जनसंख्या है। देखो पहली बढ़ती जनसंख्या, इसको याद रखेंगे और आप लोग इतना ही लिख देंगे, आप लोगों का काम चल जाएगा। अगला देखो नंबर 2 हेडिंग डालेंगे तो दूसरी समस्या है कि रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग। ये दूसरी समस्या है, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग। इसको देखो पेपर में कैसे लिखना है, तो इसको पेपर में देखो लिखने का बहुत अच्छा तरीका है कि भारत में कई किसान अधिक उत्पादन के लालच में आकर खेतों में अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई से किसान जो बहुत ही अपने लालच में आ जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि मैं एक ही बार में अपनी अच्छी पैदावार कर लूँ खेत से, ठीक है। क्योंकि मैं तुम्हें वो क्या करते हैं कि एक ही बार में उसने अधिक उत्पादन के लिए उसमें बहुत से रासायनिक उर्वरक डाल देते हैं, कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर थोड़ा मतलब मिनिमम कीटनाशक का प्रयोग हो तो वहाँ पर अधिक से अधिक कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है कि वहाँ पर उससे क्या होता है कि वहाँ पर देखो कि ऐसा करने से भूमि को जो होती है बंजर या फिर ऊसर होने का खतरा बना रहता है, ठीक है। तो अब देखो ऊसर या बंजर होने का खतरा बना रहता है और धीरे धीरे भूमि का उपजाऊ जो शक्ति वो कम होती जाती है, ठीक है। तो उसमें कीटनाशक या फिर रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करें, बहुत ही कम मात्रा में करें ताकि
अगला देखो, इसलिए खेतों में अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरी समस्या थी। तीसरी समस्या भी देखेंगे अब हम, क्योंकि हमसे 3 समस्याएं पूछी गई हैं। अब देखो, कृषि के लिए पानी की कमी। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कई से क्षेत्र हैं जहाँ पर कृषि के लिए पानी की कमी भी रहती है। और देखो, कृषि के लिए पानी की कमी, कृषि की समस्या का ये तीसरा बड़ा कारण है। भारत में अनाज उत्पादन करने के लिए कई किसान क्षेत्रों में पानी की कमी है, कई क्षेत्रों में पानी की कमी है, जिससे खेतों में समय पर पानी ना लगने के कारण अगर आपकी कोई फसल है और उसमें अगर आप लोग समय से पानी नहीं लगा रहे हैं तो उससे क्या होगा कि वहाँ की फसल जो है बेकार हो जाती है और उस खेत में उत्पादन की क्षमता भी कम हो जाती है। चलो अगला प्रश्न देखो, ये आपका प्रश्न नंबर 1 है जो कि पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 1 था जो कि पेपर में जरूर आएगा, आपका ये वाला प्रश्न जरूर आएगा, क्योंकि आपके पास समय कम है तो मैं उन्हीं प्रश्नों को बता रहा हूं जो पेपरों में आएंगे। ठीक, अगला देखो प्रश्न कि जैव विविधता क्या है और मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन कीजिए। देखो जरूर आएगा, और लगातार 4 से 5 वर्षों से प्रश्न आता ही चला आ रहा है। इस प्रश्न को जब आप लोग विद्या या फिर क्वेश्चन बैंक से याद करेंगे तो बहुत ही आप लोगों को कठिन लगेगा, लेकिन जब आप लोग यहाँ से पढ़ेंगे जो मैंने यहाँ पर लिखाया है तो आप लोगों को बहुत सरल मात्रा में आप लोगों को कहेंगे कि आप लोगों ने कितनी अच्छी ट्रिक बता दी। आप लोग एक ही बार में पढ़ेंगे, एक ही बार में आपको याद हो जाएगा कि जैव विविधता में उन सभी को रखा गया जिनमें जीवन होता है। ठीक है, जिनमें जीवन होता है, जो चल फिर सकते हैं, वो सब जैव विविधता में आ जाते हैं। अर्थात जैव विविधता में जितनी भी वनस्पति, देखो वनस्पति में जीवन होता है, जितने भी पेड़ पौधे हो गए उनमें जीवन होता है, और अनेक प्रकार के जीव जंतु हो गए, जितने भी जीव जंतु हो गए, साथ ही साथ में मानव की अनेक जातियां। ठीक है, मानव हो गया और जितने भी पेड़ पौधे हो गए, सबको जैव विविधता में रखा गया है। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, इसी को जैव विविधता कहा गया है। ठीक है, तो अब देखो आगे बात करते हैं। फिर हमसे यहाँ पर पूछा गया था कि मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन करना है, मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन करो। देखो मनुष्य जो है अपनी महत्ता का वर्णन देखो कैसे करता है, आप लोग चाहे तो इसको बना बना कर लिख सकते हैं। ठीक है, देखो मनुष्य जैव विविधता से अनेक वस्तुएं प्राप्त करता है, जैसे पेड़ पौधों से फल प्राप्त करता है, अथवा फलों के साथ साथ वो देखो फल भी प्राप्त करता है, बहुत सी सब्जियां प्राप्त करता है। आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर देखो बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। पेड़ पौधों से लकड़ी भी प्राप्त करता है जो जलाने में काम आती हैं, और जैव विविधता के कारण मानव अपना जीवन चला पाता है। इस तरीके से देखो ये आपके प्रश्न थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न थे। आप लोग यही 2 प्रश्न तैयार करके चले जाओ, यही 2 प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे। अगला देखो, आप बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बात करेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में, जो कि मैं आपको 15 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा, 15 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा, और 15 के 15 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को तैयार करके चले जाना। यहाँ से आपको सभी के सभी प्रश्न आपको पेपर में मिल जाएंगे। चलो बात करते हैं, पहला देखो प्रश्न क्या है। अब यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कि राष्ट्रवाद से आप क्या तात्पर्य है। राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है, और यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने में कौन सी परिस्थितियां सहायक हुई। ये प्रश्न नंबर 1 है, इसको तैयार करो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस वीडियो में आपको मैं वही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करा रहा हूँ जो जिन प्रश्नों के पेपर में आने की बहुत संभावनाएं हैं। अगला प्रश्न देखो कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों का वर्णन करो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखो प्रश्न नंबर 3 देखो कि असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, क्यों प्रारंभ किया गया। आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखो। देखो ये प्रश्न हमसे ऐसे पूछ सकता है या फिर अथवा करके दिया गया है। अथवा में पूछ सकता है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है, इसके क्या कारण थे, इसको तैयार करो। प्रश्न नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि प्रश्न नंबर 4 के बारे में कि वैश्विक आर्थिक महामंदी के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख करो। ये प्रश्न नंबर 4 है आपका। अगला प्रश्न देखो प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 देखो। प्रश्न नंबर 4 हमसे अथवा में पूछ सकता है, प्रश्न नंबर 4 को अथवा करके भी पूछ सकता है कि
प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रश्न नंबर 5 को पढ़ेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक मंदी के किन्हीं 4 परिणामों का उल्लेख करो। ये प्रश्न नंबर आपका 5 है। और बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में। देखो यहीं से आपको सब कुछ मिलने वाला है, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है। सिर्फ आप लोग इतनी देर को 3 प्रश्न तैयार करके चले जाओ और यहाँ से आप लोग अपने सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको इसी वीडियो से मिल जाएंगे। देखो कि मृदा संसाधन के महत्व का वर्णन कीजिए। मृदा संसाधन के महत्व का वर्णन कीजिए एवं किन्हीं 2 प्रकार की मृदाओं की विशेषताओं का उल्लेख करना। 2 प्रकार की मृदा लिखनी है और उनकी विशेषताओं का वर्णन करना है। अगला देखो प्रश्न नंबर 7 कि भूक्षरण से आप क्या समझते हैं और इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताइए। तो अब आप लोगों को क्या करना है, भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, तो भूक्षरण की थोड़ी बहुत परिभाषा लिख देनी है और उसके 4 उपाय भी लिखने हैं। फिर प्रश्न नंबर 8 के बारे में बात करते हैं कि भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख प्रारूपों की विवेचना करो। इसका भी आंसर याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखो प्रश्न नंबर 9 कि भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है। भूमि संसाधन के कोई 3 महत्व बताइए। तो इसको तैयार करो। अगला प्रश्न देखो प्रश्न नंबर 10 को देखो। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है होता है, समझाइए। इसको समझाना है। और प्रश्न नंबर फिर 11 को देखेंगे कि संघीय व्यवस्था क्या है। भारत की संघीय व्यवस्था की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन करो। ठीक है। और इसके बाद प्रश्न नंबर 12 के बारे में बात करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे कि भारत में स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं। इस शासन के किन्हीं 2 गुणों एवं दोषों का वर्णन करो। फिर प्रश्न नंबर अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 के बारे में बात करेंगे कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं की विवेचना करो। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक बताइए। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में। और प्रश्न नंबर 15 के बारे में देखेंगे कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। भारत के विदेशी व्यापार की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए। और प्रश्न नंबर 16 देखो क्या कह रहा है। आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है ये वाला कि उपभोक्ताओं के कुल कितने अधिकार होते हैं, सभी अधिकारों के नाम का उल्लेख करो। देखो ये प्रश्न नंबर आपका 16 था। तो आप लोग इतना ही तैयार करके चले जाना बस।